हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट आज हम इनिशिएट लेने वाले हैं आप सभी के हैवी डिमांड पर सामान्य ज्ञान। जी हाँ, क्राउन पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान की इस बुक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे एस्पिरेंट का कहना ये था कि सर आप इस बुक को भी कवर करवाइए। जब इस प्लेटफॉर्म पर आपने तमाम बुक को पूरा करवा दिया है तो ये बुक आखिरकार आपने क्यों स्किप करी। देखिए, लुसेंट के बाद में जो सेकंड नंबर जो बुक आती है, अब तो इनफैक्ट 2021 के लिए सबसे जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो बुक मानी जाती है क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक। ठीक है, अगर आप दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने लुसेंट को बाय नहीं करा है तो आप इस बुक को बाय करिए और हमारे साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका जिस बुक में बताए जाएंगे उन सभी फैक्ट को आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलिएगा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आज आपको बताई जाएंगी उस टॉपिक से संबंधित, उसको सिंपल बुक के ऊपर ही साइड में कॉर्नर में कोई भी बुलेट पॉइंट स्टार बना करके उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और जब बात आएगी रिवीजन की तो आपको रिवीजन वीडियो में से नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है अपनी बुक में से। इस बुक को आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक लिंक, उस लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास और ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक में पेज नंबर 2 पर। तो ओपन कर लीजिए अपनी इस बुक को। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है इतिहास की उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति को आज जिस स्थिति में हम देखते हैं, ठीक है, उसका अगर हम गहन अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जो हमारा वर्तमान है यही हमारा वास्तविक रूप से क्या है, हमारा इतिहास है। ठीक है, वर्तमान भारत की जो जड़ें होती हैं दोस्तों वो कहाँ छुपी हैं, जो भी हमारी जड़ी छुपी है वो छुपी है अतीत के अंदर, और यही हमारा क्या है, इतिहास। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप अपने इतिहास के बारे में बताओ, आपका जो भी नाम है, तो इतिहास की अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, अपने दादा, अपने परदादा, अपने गांव से। ठीक है, वहाँ से आप शुरुआत करेंगे। तो वास्तव में आपका इतिहास क्या है, जो आप लोग अभी वर्तमान में हो। ठीक है, अगर आप उसका गहन अध्ययन करेंगे, कुछ पास्ट को याद करेंगे, तो वही तो आपका इतिहास होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को मेरी? आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वर्तमान हमारी जो स्थिति है इसकी जड़ें वास्तव में कहाँ पर है, अतीत से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसका काल क्रम अनुसार अध्ययन करना ही बन जाता है हमारा क्या, वर्तमान। जैसे आपको मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका इतिहास क्या है, सबसे पहले आप याद करेंगे अपने परदादा को, फिर याद करेंगे दादा को, फिर याद करेंगे पापा को, फिर आपकी उत्पत्ति हुई, फिर आप बताएंगे अपने बारे में। तो ये काल क्रम अनुसार जो आपने अरेंज किया अपनी बातों को, अपने यादों को, ठीक है, अपने इतिहास को, यही बन गया आपका इतिहास। और अगर ये क्रम इस तरह से बना तो ये बन जाता है वर्तमान। अगर आप इस क्रम को इस मोड में लेके जाएंगे रिवर्स में तो ये आपका बन जाएगा इतिहास। राइट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना? चलिए आगे बात करते हैं कि इतिहास जानने के लिए हमारे पास, अपना इतिहास जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। हम अपनों से पूछेंगे कि हमारे गांव में क्या चीज़ फेमस है ना, कौन सी घटना घटित हुई थी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के बारे में, तो हमारे भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अब वो स्रोत क्या है उसको देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हमारे पास 2 स्रोत हैं, एक है आपका साहित्यिक स्रोत और एक है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के लिए अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे तो हमको काफ़ी डीप नॉलेज मिलेगी अपने इतिहास के बारे में, जिसमें हमारे क्या आते हैं, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत इतिहास, जो भी चीज़ें हैं, वेद, उपनिषद, वो सब किस में आते हैं, हमारे साहित्यिक स्रोत में आते हैं। अगर हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, आपके पुरालेख आते हैं, सिक्के, स्थापत्य अवशेष और उत्खनन आदि, ये सब किस में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस आप समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप एक रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, और रास्ते में आपने देखा कि एक ऊंची सी बिल्डिंग उस रास्ते के बीचों बीच पड़ी है, गिरी पड़ी है, टूट गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो पूरा रास्ता क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अब आपने दूर से इसको देखा कि आखिरकार ये बिल्डिंग क्यों टूटी। आपके मन में विचार आया, क्या पता यहाँ कोई भूकंप आया हो, या फिर किसी आतंकवादी ने कोई बिल्डिंग में हमला करा हो, डायनामाइट बिछा कर बिल्डिंग उड़ा दी हो, या फिर 36 सवाल आपके मन में आएंगे। ठीक है, अभी जो आपके सामने मलबा पड़ा हुआ है वो क्या है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत है, बट इसका कोई सटीक जानकारी आपके पास में नहीं है। ठीक है, कि
ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जब अब उस बिल्डिंग के मलबे के पास गए तो आपने देखा कि दीवार आपको दिख रही है ज़मीन पर पड़ी हुई, जिसमें हल्का से कागज़ चिपका हुआ है। वो है आपका एमसीडी का नोटिस, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि XYZ से पहले अगर ये बिल्डिंग खाली नहीं करी गई तो ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। राइट, आप उस डेट के बाद वहाँ पर खड़े हुए हैं मलबे के पास, तो आपका जो ये लेटर है ये बन गया आपका साहित्यिक स्रोत। मतलब एक सटीक जानकारी आपके पास में है, एक पुख्ता सबूत है आपके पास में। तो साहित्यिक स्रोत में आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन वास्तविक इतिहास की जो समझ विकसित होगी वो होगी आपकी साहित्यिक स्रोत के द्वारा। राइट, जो आपने मलबा देखा केवल एक अनुमान लगाया, दूर से देखा कि यार बिल्डिंग गिरी है, बिल्डिंग क्यों गिरी है इसके बारे में आपको नहीं मालूम था। जो मलबा है वो आपका प्राकृतिक स्रोत हो गया और साहित्यिक स्रोत क्या हो गया आपका नोटिस, एमसीडी का नोटिस। बस समझ गए आप लोग। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ को जानना है तो आप जाएंगे कहाँ पर, साहित्यिक स्रोत पर। अगर हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं, साहित्यिक स्रोत में हमारे वेद आते हैं। आगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में विस्तार पूर्वक, हम इसमें कोई बात नहीं करेंगे ज़्यादा। केवल 4 वेद है हमारे पास में, एक है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद हमारे आते हैं उपनिषद, ठीक है, इसमें हमारे आते हैं क्या, पुराण। तो आपको ये चीज़ें अंडरलाइन करनी है अपनी बुक में। अब दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि हमारे पास कितने उपनिषद हैं, हमारे पास पुराण या फिर महापुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको याद रखना है वेदांग के बारे में। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो जल्दी से लिखिए इस बुक के ऊपर कि उपनिषद की कुल संख्या 108 है। अपनी बुक में आप फटाफट लिखिएगा। और जो महापुराणों की संख्या वो कितनी हमारे पास में 18 है, जबकि यहाँ पर वेदांग नहीं दिया गया, आप लिख लीजिएगा साथ में वेदांग भी। वेदांग की संख्या कितनी होती है आपकी 6। अगेन रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग की संख्या 6 है और महापुराण की संख्या आपकी है 18। उसके बाद दोस्तों हमको कुछ मिले बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में आपको याद रखना है विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये साहित्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये साहित्य है आपका बौद्ध साहित्य है। आगे बात करते हैं जैन साहित्य में या फिर जैन ग्रंथ में आपका कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचार्य सूत्र आदि सम्मिलित हैं। इनसे भी हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करेंगे ऐतिहासिक साहित्य स्रोत, ये कुछ क्या है हमारे पास में साहित्य हैं, और ब्रैकेट में जो आपको नाम दिया गया वो दिया गया लेखक का नाम, रचयिता का नाम। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कई बार कि रजत रंगड़ी, ठीक है, इस ग्रंथ के या फिर इस साहित्य के लेखक कौन है, तो इनका नाम है कल्हण। ठीक है, अगर बात करेगा हर्षचरित के बारे में, इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। और इन कौटिल्य के बहुत सारे नाम हैं। इनको हम देखिए यहाँ पर चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक एरो मार लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर, जिससे कि आपको ये रहे याद कि इसके ये भी काफ़ी सारे नाम हैं इनके, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही पर्सनैलिटी के नाम हैं। ये 3 अलग अलग लोग नहीं हैं, ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। जैसे घर में होता है नाम आप लोगों का, सोनू, बंटी वगैरह वगैरह, इस टाइप का। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं, तो इनका नाम है कालिदास। क्या है, कालिदास। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कुछ राजाओं के द्वारा भी कुछ रचित साहित्य है, जिसमें आपका आता है हाल। हाल क्या है, एक शासक का नाम है जो सातवाहन वंश का एक शासक था, उसने एक साहित्य लिखा, उसका नाम है गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका सिमुक। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, उनका नाम है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने क्या लिखी थी, हर्षवर्धन ने लिखी है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कल्हण के द्वारा जो रजत रंगणी लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। पहली बार हमको इतिहास की झलक जिस ग्रंथ के अंदर देखने को मिली या पढ़ने को मिली, उस ग्रंथ का नाम क्या है, उस ग्रंथ का नाम है आपका रजत रंगणी। इसलिए ये मोस्ट टाइम पी साहित्य है। रचयिता का नाम भी ध्यान रखना है, भाषा का नाम भी ध्यान रखना है आपको, और पहली बार जो इतिहास की झलक मिलती है वो किस पुस्तक में मिलती है हमको, रजत रंगणी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ललित विस्तार की रचना किसने करी थी। ललित विस्तार है क्या, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, और इसकी रचना किसने करी थी, इसकी रचना नेपाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, नेपाल में हुई थी। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि नेपाल में एक ललित नगर है, ठीक है, ललित नगर। इसका संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना करी थी अशोक ने।
जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक खेले हुए खिलाड़ी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, तो वो प्लीज़ मुझको कमेंट जरूर करते रहें। जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है फटाफट आंसर भेजते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना करी थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। अगला पॉइंट है कि पतंजलि ने महाभाष्य की भी रचना करी, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। इसको हम कहते हैं बिल्कुल इनकी कॉपी, मतलब कि पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी को करा। इसमें जो उल्लेख किया गया था, इसमें उल्लेख किस वंश का किया गया था? इसमें किया गया था उल्लेख मौर्य काल के वंश का। और पतंजलि ने सेम यही फॉर्मेट अपनाया। उसके बाद में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी, जो कि इसी पुस्तक पर सेम क्या थी? आधारित थी। गॉट इट? पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, इस पर ये क्या थी? आधारित थी। आगे बात करते हैं कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में एक रचना भी करी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें जिस राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, इसमें भी आपको मौर्य काल की क्या राजनीति थी, किस प्रकार का वहाँ के लोगों का जीवन था, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। किसमें? ये मिलती है आपको अर्थशास्त्र के अंदर, जिसके ऑथर कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। बस बाकी आपको पॉइंट को ज़्यादा नहीं करने हाइलाइट। अब हम मूव करते हैं विदेशियों द्वारा विवरण। पहली पर्सनैलिटी का नाम है हेरोडोटस। ये कौन है? ये है यूनानी लेखक, और इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, पितामह, मतलब इतिहास का पितामह, या फिर इतिहास का पिता, या फिर इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपने नाम पर ही, इसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है, इनके नाम पर नहीं, सॉरी। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। अगली पर्सनैलिटी आपकी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मैगस्थनीज कहाँ पे आया था? मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। MC मतलब कि एम से फॉर मैगस्थनीज, C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और इसने जिस पुस्तक को लिखा उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है आपका इंडिका। क्या नाम है उसका? इंडिका। अगली पर्सनैलिटी, फोर्थ पॉइंट पे आप देख लीजिएगा, ये पर्सनैलिटी है टॉलमी। टॉलमी की जो रचना थी उनका नाम था ज्योग्राफी। उस रचना का नाम क्या था? ज्योग्राफी। इसमें प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी हमको मिलती है। अगली पर्सनैलिटी दोस्तों रोमन लेखक के बारे में बात करते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट है क्या? प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। तो इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम था हिस्टोरिका। और स्टेट पीस या GS पेपर 1 में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिस्टोरिका पुस्तक में किन दो देशों के व्यापार का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है भारत के बारे में भी, और आपको याद रखना है इटली के बारे में भी। ठीक है, भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी हमको किस पुस्तक में मिलती है? उस पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम में आपके सामने रिवर्स में स्टेटमेंट दी गई थी, तो इस पुस्तक का नाम है आपका हिस्टोरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट फयान। फयान कौन था? एक चीनी यात्री था, एक चीनी लेखक था, जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने जो रचना करी थी उस रचना का नाम था फोकोकी। ठीक है, लिखिए इसको, फोकोकी, करिए इसको अंडरलाइन, जिसमें गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो काल था इनका काल क्या था? गुप्त काल होगा। और इस बात का उल्लेख इनकी पुस्तक में मिलता है, जिस पुस्तक का नाम है फोकोकी। इसमें आपको मिलता है भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर इन्होंने प्रकाश डाला अपना। अगली पर्सनैलिटी का नाम है आपका हेन सांग। ये हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व में भारत में आया। इसने जो रचना करी थी उसका नाम था सीयूकी। ठीक है, सीयूकी। और इसने दोस्तों 138 देशों का, इसमें क्या मिलता है इस बुक के अंदर? इसमें मिलता है विवरण कि आखिरकार उस देश में क्या क्या खास बातें हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका समय याद रखना है 629, अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में हर्षवर्धन का नाम और इस बुक का अंडरलाइन, और साथ ही साथ आपको करना है क्या? कितने देशों का विवरण हमको मिलता है इस बुक के अंदर? तो उसकी संख्या है 138। नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे सामने इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी में भारत आया। किस शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी में। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का सबसे पहले जो वर्णन मिलता है किसके द्वारा मिलता है हमको? तो ये मिलता है इत्सिंग के द्वारा। किसके द्वारा? इत्सिंग के द्वारा। और यहाँ पे अभी ना मुझे एक चीज़ और आ रही है याद, वो क्या था? फयान था ना, कहाँ गया फयान? हाँ, ये रहा। आपको यहाँ पे लिखना है कि आखिरकार ये कितने वर्षों तक भारत में रहा।
ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि फ़यान भारत में कुल 14 वर्षों तक था। कितने वर्षों तक? 14 वर्ष का वनवास कहते हैं ना, सेम वैसे आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले जो लेखक है उनका नाम है अरबी लेखक। अरबी लेखक में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अल बरूनी। ठीक है, क्या है? अल बरूनी बहुत ही फेमस है। आपको याद रखना कि अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। इसने रचना जो करी थी उसका नाम था तहकीक ए हिंद। क्या नाम था? तहकीक ए हिंद। इसको हम कहते हैं क्या? किताब उल हिंद। इसकी रचना करी थी जिसमें भारत के निवासियों की जो दशा है इसका वर्णन हमको मिलता है। किसमें? किताब उल हिंद के अंदर या फिर तहकीक ए हिंद के अंदर। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख क्या होते हैं, एपिग्राफी क्या होती है, पैलियोग्राफी क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख दोस्तों जो लेख मोहर के अंदर या फिर प्रस्तर स्तंभों के अंदर, स्तूपों में, चट्टान में या फिर ताम्र के बर्तनों में या फिर पत्रों में हमको जो मिलते हैं उन लेख को हम कहते हैं अभिलेख। अगर हमको मिल गए अभिलेख तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो एपिग्राफी में अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, एपिग्राफी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद आपका आता है पैलियोग्राफी। अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पैलियोग्राफी। अगला पॉइंट है न्यूमिस्मेटिक। जब हमको इतिहास के सिक्के मिले उस सिक्कों का जो अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र, मतलब कि न्यूमिस्मेटिक्स। अब हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में। देखिए, सिक्कों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको हम कहते हैं क्या? पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। भारत के जितने भी प्राचीन सिक्के होते हैं वो क्या कहलाए? वो कहलाए पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। लेकिन जब भी हम किसी साहित्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिक्कों जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करा जाता है। वहाँ पे जो प्रयोग करता है शब्द का उसको बोलते हैं क्या? क्राशपण। ठीक है, क्राशपण। साहित्य में आप जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिक्के, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क, आपको इन शब्दों का उल्लेख नहीं मिलेगा। वहाँ आपको मिलता है क्या? क्राशपण। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि साहित्य के अंदर सिक्कों को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो वो क्या होगा? क्राशपण। अगला पॉइंट देखते हैं कि सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो वो चलाए थे कुषाण राजाओं ने। किसने? कुषाण राजाओं ने। लेकिन सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, स्टार्ट किए, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने लॉन्च किए मार्केट के अंदर, जारी किसने किए? तो वो थे गुप्त शासक। कौन थे? गुप्त शासक। सो अगर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त को, उसी के एक सिक्के के अंदर स्वयं को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये भी हो सकता है कि समुद्रगुप्त को म्यूज़िक काफ़ी पसंद था। ठीक है, म्यूज़िक जो यंत्र होते हैं या फिर उसको वीणा बजाना काफ़ी अच्छा लगता था। सो अगला पॉइंट है कि सातवाहन ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने चलाए थे कौन से सिक्के? शीशे के सिक्के, मतलब कि लेड के सिक्के। और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहते हैं और चांदी के सिक्कों को किस नाम से पुकारते थे? इसको हम पुकारते हैं रूपक के नाम से। इसको भी आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें हमने अंडरलाइन नहीं करा इस पीडीएफ में, तो आप कर लीजिएगा इस पॉइंट को। मोस्ट टाइम फैक्ट है ये। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और कि अभिलेख। एक हमारे अभिलेख है प्राकृत लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी एवं अरमाइक लिपि। सो अभिलेखों में जो प्राकृत लिपि है, आरंभिक अभिलेख जितने भी रहे थे उनकी जो भाषा थी वो थी क्या? वो थी आपकी प्राकृत लिपि। और जो ब्राह्मी लिपि है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हमको प्राप्त हुए हैं। और ये लिपि की जो डायरेक्शन थी, ये किस से किस तरफ लिखे जाते थे? तो ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ से? बाएं से दाईं ओर इस लिपि को लिखा जाता था। जबकि खरोष्टी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि भी अशोक के शिलालेख में हमको लिपि मिली थी, खरोष्टी लिपि। लेकिन खरोष्टी इसके रिवर्स में है, ये लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर। चलिए, एक बेसिक क्वेश्चन ये कि जो हम जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ से करते हैं शुरुआत। ठीक है, हमारी लाइन ख़त्म होती है, फिर हम अगली लाइन पे आते हैं, यहाँ से लिखते हैं नोट्स में अपने, यहाँ से करते हैं। इस तरह से हमारी लिपि तैयार होती है। तो ये लिपि बाएं से दाएं है या फिर दाएं से बाएं? फटाफट आप मुझको सेंड करिए। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। चलिए आगे बात करते हैं कि यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख जो हमको प्राप्त हुए थे, ठीक है, उनमें जो लिपि थी वो लिपि बनी आपकी आगे जा करके यूनानी और अरमाइक लिपि। उसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया था? अरमाइक लिपि का या फिर यूनानी लिपि का?
आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं मोस्ट टाइम पी फैक्ट की एक और। ये फैक्ट है आपका 14वीं सदी में क्या करा फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 शिलालेख, एक था आपका मेरठ में, मेरठ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और जो दूसरा आपका शिलालेख है वो है आपका टोपरा, ये कहाँ पर है, हरियाणा में। वहाँ से इसको निकाल लिया। देखिए शिलालेख क्या होता है, सील मतलब पत्थर, पत्थर बड़े बड़े पत्थरों में जो लिखा हुआ लेख है उसको वहाँ से उठा करके कहाँ ले आया, दिल्ली के अंदर ले आया। ठीक है, और इसको पहली बार इस शिलालेख को जो रीड किया सबसे पहले वो किसने किया था, वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था, 1837 में। और ये किस लिपि में लिखा गया था, तो ये लिपि थी आपकी ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है इसका, ब्राह्मी लिपि। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। देखिए फिरोज़ शाह तुगलक काफ़ी प्यारा इंसान है। जैसे अकबर काफ़ी प्यारा इंसान है ना, प्यारा शासक है, तो वैसे ही फिरोज़ शाह भी काफ़ी प्यारा शासक रहा। क्यों रहा, आपके एरिया में जो भी डिस्पेंसरी खुली होती हैं या फिर आपके राज्य के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपना पंजीकरण करवाते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको रोज़गार भी मिलता है कभी कभी, ठीक है, तो ये सब इनिशिएट किसने लिया था, ये इनिशिएट लिया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज़ शाह तुगलक ने। आगे हम बात करते हैं, अब अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक। पहला शासक है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, ये किस वंश से संबंध रखता है, तो ये रखता है गुप्त वंश से संबंध। इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया जिसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद अभिलेख। और इसमें दोस्तों जो आपका ये प्रयाग है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति जो आप देख रहे हैं, इसमें इस अभिलेख के अंदर सबसे पहली बार, ठीक है, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में पहली बार कारुकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। कारुकी कौन है पता है आपको, कारुकी अशोक की वाइफ का नाम है। इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख हमको मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख के अंदर। आगे बात करते हैं रुद्रदामन। ठीक है, ये किस वंश से संबंध रखता है, तो ये रखते हैं आपके शक संवत से संबंध। और इनसे संबंधित जो आपका अभिलेख है उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है, जूनागढ़ अभिलेख। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, स्कंदगुप्त भीतर स्तंभ लेख याद रखिएगा। खारवेल मतलब कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वही खारवेल के बारे में बात करी गई यहाँ पर। खारवेल शासक का नाम है, ठीक है, जो कलिंग का शासक था। और कलिंग का युद्ध अशोक के साथ में हुआ था ना। कौन सा हुआ था, कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। आप चाहो तो उसको लिखना 261 ईसा पूर्व में। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस बुक में। तो इस बुक को आप ये सब चीज़ें छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बट जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे है, हम उन्हीं चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी मोटी बुक ना आसानी से पूरी नहीं हो पाती है। अगर आप एक ही लाइन को याद करेंगे तो फिर अति के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग इस बुक के माध्यम से। आगे बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ आधुनिक लेखक हैं, जिसमें आधुनिक लेखकों ने क्या किया होगा, आधुनिक लेखकों ने उसी बुक को, सेम बुक को अलग बुक में ट्रांसलेट किया, अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिससे कि जो नॉर्मल जो बुक का ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैल सके। जैसे मैंने कोई बुक लिखी या फिर आपने कोई बुक लिखी हिंदी में, ठीक है, अब जिसे हिंदी पढ़नी आती है वही तो उस बात को समझ पाएगा, ठीक है, लेकिन जिसको प्योर इंग्लिश आती है वो हिंदी को पढ़ नहीं पाएगा ढंग से। तो आपका जो ज्ञान है, जो अपनी बुक मार्केट में निकाली है, अपने ज्ञान जो उसमें लिखा है, वो ज़्यादा कब फैलेगा, जब लोग वो वाली बुक किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी। तो वैसे कुछ किया प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों ने। इसमें आपके हैं 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ, जिसको नाम दिया गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ था, और उस बुक का नाम क्या रखा गया, इसका नाम है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। अगली बुक दोस्तों आपके सर विलियम जॉन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इन्होंने 1789 में, कब, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, इसका अनुवाद किया। और तीसरा जो पॉइंट है आपका विलिकिंस, इन्होंने 1785 में भगवद गीता का, किसका, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवद गीता आप सबको पढ़नी चाहिए, लाइफ में कभी कभी जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है। अभी तो खैर नहीं, अभी तो सिलेबस पूरा करिएगा, जब टाइम आएगा सही समय पर सिलेक्शन के बाद पढ़िएगा ज़रूर। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये है आपके लेखक और उसके रचनाकार। देखिए कालिदास, एक मिनट, ठीक है, डन। कालिदास ने एक रचना करी थी जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके रचयिता का नाम है कालिदास। इसके अलावा
आपको याद रखना है विशाखा दत्त। इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम है मुद्रा राक्षस। और हर्षचरित, अभी हमने देखा था ना हर्षचरित के बारे में। हर्षचरित ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। आगे हम बात करते हैं नागसेन और जयदेव। ये तो कम से कम आपको ध्यान रखनी है। नागसेन, इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम है मिलिंद पन्हो। और जो वारे मिहिर है ये लेखक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता। जयदेव ने जिस पुस्तक को लिखा उनका नाम है गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास का नाम तो मैं सुना ही होगा। तो वेद व्यास जी ने जिस रचना को लिखा उसकी उनकी रचना का नाम क्या है आपका? भगवत गीता और महाभारत। भगवत गीता और महाभारत। और जो विष्णु शर्मा है, इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा था उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? भगवत गीता और महाभारत के लेखक कौन है? रामायण के कौन है? और रामचरितमानस के कौन है? ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों अगर हो सके तो इस क्लास को आप लोग दोबारा से एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार तो ये चीज़ें याद आपको होंगी नहीं। दोबारा जब आप वॉच करेंगे तो अपनी बुक को साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, जो जो फैक्ट आपको अंडरलाइन करवाए जा रहे हैं केवल उन्हीं फैक्ट को आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एक एक चीज़ को आप लिखने बैठेंगे तो एक बहुत ही पेजेस का आपका नोट्स बन जाएगा, बहुत ही मोटा। ठीक है, तो लिखने में समय ज़्यादा ना जाया करें। सीधे आप लोग चाहें तो बुक को अंडरलाइन कर लें और रिवीजन सीधे आपको बुक में से करना है। ये वीडियो 2 बार से अधिक आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी वॉच नहीं करना है। 2 बार इनफ है बस। सो आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। तो ये था हमारा एक पूरा चैप्टर जिसका नाम हमने आपको बताया था। क्या नाम था इस चैप्टर का भाई? क्या कर रहे हैं हम लोग अध्ययन? हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत काम। सो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट से पूरी ईमानदारी के साथ मुझको कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आपने पूरी ईमानदारी के साथ वॉच किया। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी काउंसलिंग एक बार खुद करिएगा कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पिछला आप भूल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप तेज़ घोड़े पर सवार तो हैं लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है। और बच्चे यही गलती करते हैं, दिन भर में बहुत सारे वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन कितना सीखा इस पर उनका फोकस नहीं होता। कहा जाता है कि कितना खाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना पचाया, कितना डाइजेस्ट आपने किया ये इम्पोर्टेंट है। थिंक अबाउट इट। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सातवाहन वंश है इसका संस्थापक कौन था? बताया था ना हमने आपको, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? और नेपाल में जो एक नगर था जिसकी रचना या फिर स्थापना अशोक ने करी थी, उस नगर का नाम क्या है? बस ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। और हो सके दोस्तों जो ये कौटिल्य है, हाँ, कौटिल्य के जितने भी नाम अब तक आपने पढ़े वो सभी नाम हमको लिख के भेजिएगा। बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पढ़ाई से संबंधित, ठीक है, केवल पढ़ाई से संबंधित अपनी क्वेरी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।